तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स में। दोस्तों, जो भी एफएसआई वॉचमैन की प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे अदर वेरियस एग्जामिनेशन की, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का संविधान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज इस वीडियो में आपको जितने भी संविधान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं कि आप एफएसआई वॉचमैन की एग्जामिनेशन की तैयारी करें तभी आप इस वीडियो को देखेंगे। आप वीडियोस एग्जामिनेशन की तैयारी करें तब भी आप इस वैकेंसी को मतलब इस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और देखिए पीडीएफ फाइल आपको 100 लाइक जैसे कंप्लीट होते हैं उससे ज़्यादा जैसे कंप्लीट होती है आपको तुरंत मिल जानी है, चाहे आप 10 मिनट में करिए चाहे 10 घंटे में करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ओके, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ ताकि किसी को डाउट ना रहे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको बेसिकली बताऊंगा, है ना, भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था क्या 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर जी थे वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे पहले। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक होते हैं, यानी कि कितनी तीलियां होती है। तो ये तो बहुत बेसिक लेवल का सवाल हो गया, फिर भी आपके लिए एमसीक्यू क्रिएट किए हैं तो उसको बता देता हूँ। 24, 30, 20 या फिर 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। और देखिए ये जो सारे क्वेश्चन है एफसीआई वॉचमैन बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इसी में से आ रहे हैं, है ना, मैं एक्स्ट्रा भी अपने से इंक्लूड नहीं किया हूँ। उसके बाद है भारत क्या है, आपको बताना है। 104 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत क्या है। भारत संघ राज्य है, या फिर गणतंत्र राज्य है, या फिर राज्यों का संघ है, या फिर एकात्मक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत जो है राज्यों का संघ है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है ना। क्या प्रस्तावना में ये प्रस्तावना के तहत ये संज्ञा प्रदान की गई, या फिर मौलिक अधिकार के तहत, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार, या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद के तहत ये संज्ञा प्रदान की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है 106 नंबर का सवाल है ना, कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। क्या भारत सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या फिर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या फिर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का संघ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आप सभी को पता होगा कि भारत एक प्रजातांत्रिक प्रदेश है, मतलब राज्य देश है ना, यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन चलती है, तो यहाँ पे वंशानुगत नहीं है शासन व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन सा तत्व लिए गए। आप सभी को पता होगा कि भारत में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, मतलब भारतीय संविधान जो बना है, उसमें बहुत से देशों की मदद ली गई है भारतीय संविधान को बनाने के लिए। तो उसी प्रकार आपको बताने कि ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा तत्व लिया गया है। क्या विधि का शासन लिया गया है, या क्या न्यायपालिका की मतलब, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, या फिर कानून निर्माण की प्रक्रिया ली गई है, या फिर संविधान सरकार मतलब संसदीय सरकार ली गई है ना। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिया गया है तो आपको बताना है ना। तो यहाँ पे 107 का क्या हो जाएगा, पहला नंबर, है ना, यानी कि 1, 3 एवं 4 जो है, यानी कि, है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विधि शासन, उसके बाद हो गया कानून निर्माण की प्रक्रिया एवं संसदीय सरकार। ये जो चीज़ें हैं वो इतने सारे जो तत्व हैं वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं, है ना। आगे यहाँ पे आपको आई होप आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना रहे। ओके, सो यहाँ पे 108 नंबर का सवाल है कि संविधान में संघ को, है ना, संविधान में संघ को खाली स्थान नाम दिया गया है। क्या हिंदुस्तान या भारतवर्ष नाम दिया गया है, इंडिया या हिंदुस्तान नाम दिया गया है, या फिर इंडिया या भारत, या फिर भारत देश या इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, यानी कि इंडिया या भारत, है ना। भारतीय संविधान में संघ को भारत या फिर इंडिया नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं हम लोग, है ना। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है ना। संपत्ति का अधिकार,
संघ गठित करने का अधिकार, या फिर सभा करने का अधिकार, या फिर देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला नंबर का हमारा सवाल है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। आपको बताना है कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होता है वो कौन सी अनुसूची में सम्मिलित है। क्या 7वीं अनुसूची में है उसका वर्णन, या फिर 8वीं अनुसूची में, या फिर 6वीं अनुसूची में, या फिर 9वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य सरकार का, केंद्र एवं राज्य के बीच में जो संबंध होता है उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। क्या भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान करती है, एकल नागरिकता प्रदान करती है, या फिर दोनों नागरिकता प्रदान करती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करती है। अगला नंबर का सवाल है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियां का बंटवारा दिया हुआ है। आपको बताना है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा होता है वो कौन सी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, या फिर 8वीं अनुसूची में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, 112 नंबर का। बढ़िया ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। कोई जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें कोई डाउट करके कोई भी आंसर का जवाब नहीं देगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7वीं अनुसूची में इसका जो है वर्णन मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद है 113वां नंबर का सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है ना। एक बार फिर से सुना देता हूँ आपको पढ़ के कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है सभी मौलिक अधिकारों को, स्वतंत्रता के अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचार के अधिकार को, या फिर किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है वो स्वतः निलंबित करती है स्वतंत्रता के अधिकार को। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। क्या 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 5 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग होता है ना। आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग होता है। लोकसभा, राज्यसभा, है ना, या फिर यहाँ पे ऊपर में हम लोग आएंगे, या फिर राज्यों की विधानसभाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं, है ना, कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आपको बढ़िया ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे क्या है, कई लोग इसको जब मैं आपको सुनाऊंगा पढ़ के तो अब कई लोग डाउट करेंगे, यहाँ पे जो नई वर्ड है उसको छोड़ देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे चालू कर देंगे कि राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। क्या 35 वर्ष की आयु होना ये आवश्यक नहीं है, या फिर साक्षर होना ये आवश्यक नहीं है, या फिर संसद द्वारा सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो ये आवश्यक नहीं है, या फिर देश का नागरिक होना ये आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, साक्षर होना आवश्यक नहीं है। अगर आप सपोज कोई अगर व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या साक्षर होना, एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर, है ना, पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। क्या 1 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति को चुनाव होगा, या फिर उनकी पद नियुक्ति की जाएगी, या फिर 9 महीने के अंदर, या फिर 3 माह के भीतर में, या फिर 6 माह के भीतर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति अगर अपनी राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, या फिर वो अपना पद त्याग देते हैं, या फिर उनको पद से हटाया जाता है, तो 6 माह के अंतर्गत एक नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उसके बाद है अगला नंबर का सवाल है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। क्या उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपराष्ट्रपति की, यानी कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। देन उसके बाद क्या है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, या फिर संसदात्मक, या फिर अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदात्मक, है ना, यानी कि भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए 120 नंबर का सवाल है अगला नंबर का कि लोकसभा का कोरम कुल
संख्या है ना, कुल सदस्य संख्या का कितना होता है ना, आपको बताना है कि कुल मतलब जो कोरम होता है वो कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। क्या 1/3 भाग होता है, 1/5 होता है, 1/10 होता है, या फिर 1/11 होता है, या फिर 1/10 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। क्या लोकसभा का अध्यक्ष बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, क्या प्रधानमंत्री बुलाता है, या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष बुलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है। अगला नंबर का सवाल देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है ना। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, या फिर विधि मंत्रालय के पास होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसद के पास ये अधिकार होता है, ये शक्ति होती है कि वो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होने की उम्र की सीमा क्या है ना, यानी कि आपको बताना है कि जो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट की अवधि क्या होती है, उम्र सीमा क्या होती है, 55 वर्ष, 58 वर्ष, 65 वर्ष, या फिर 60 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट्स नहीं होंगे। आई होप आप सभी क्वेश्चन का जो लेंथ है वो ज़रूर समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और देखिए ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये बाकायदा बुक से है, तो आपको डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया आप इस वीडियो को देखिए, MCQ आपसे जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आप सही करते हैं, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करके राइट डाउन जरूर करिएगा, ताकि वो चीज़ मेरे को पता चले कि जो भी कैंडिडेट जो FCI वॉचमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वेरियस एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका लेवल क्या है अकॉर्डिंग टू अपने एग्जाम्स को लेके। ठीक है, अगला नंबर का सवाल है कि विधान परिषद का सभापति कौन होता है ना, क्या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर राज्यपाल पदेन होता है, या फिर विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा है ना 124वां नंबर का, इसका 24वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा नंबर का सवाल है। यहाँ पे 25वां नंबर का सवाल है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली है ना, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है ना, तो कौन थी, आपको बताना है। राजकुमारी अमृत कौर थी, पद्मजा नायडू थी, या फिर सरोजिनी नायडू थी, या फिर सरला ग्रेवाल थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू भारत में है ना किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। आपको एक सवाल और का जवाब देना होगा कि सरोजिनी नायडू भारत के किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, बिहार में हुई, तमिलनाडु में, या फिर दिल्ली में हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। और खास करके आपको एक चीज़ का और जवाब देना होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी, महिला पहली मुख्यमंत्री बनी, तो उस महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था, ये भी आपको राइट डाउन करना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में। देन उसके बाद क्या है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है, या फिर अपना किसे जो त्यागपत्र है वो देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को, अपने न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्य के राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, देता है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को किसे दिया गया है। क्या संघीय सरकार को दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया गया है, या फिर न संघीय न ही राज्य सरकार को दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संघीय सरकार को भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को प्रदान किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है कि सकारिया कमीशन का गठन किया गया था। क्या राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु, केंद्र व राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु, या फिर सार्वजनिक संस्थानों की कार्यप्रणाली हेतु, या फिर राज्यों के पानी संबंधी विवादों को सुलझाने हेतु। तो देखिए है ना, जो सरकारी कमीशन का गठन किया गया था, ये क्यों किया गया था, केंद्र व राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा करता है, या फिर राज्यसभा इसका गठन मतलब इसका नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत
है ना, किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, क्या राष्ट्रपति द्वारा, या फिर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार सवाल है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। आपको बताना है कि भारत सरकार का जो मुख्य मतलब मेन एडवाइजर है जो होते हैं वो कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सचिव विधि मंत्रालय होते हैं, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, अगला नंबर का सवाल है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? क्या प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है, या फिर गृह मंत्री के द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि अक्टूबर 1949 में, है ना, देखिए बहुत बेसिक लेवल का और पंचायती राज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वेरियस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 134 और 135 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको बहुत डीप तरीके से एनालिसिस करिए और बहुत अच्छे तरीके से समझिए। हो सके तो आप पंचायती राज को एक बार अच्छे से पढ़ भी लें। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को कि अक्टूबर 1949 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, है ना। कौन से राज्य में आरंभ किया गया? सबसे पहले पंचायती राज क्या राजस्थान में किया गया, तमिलनाडु में किया गया, क्या केरल में किया गया, या फिर कर्नाटक राज्य में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में अक्टूबर 1949 में पंचायती राज जो है भारत में पहली बार लागू किया गया। ठीक है, अगला नंबर का सवाल है 135वां नंबर का, काफ़ी जानदार और शानदार और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैं इसको आईएमपी मानता हूँ, है ना, कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 में, है ना, 59 को किया गया। वो कहाँ किया गया? क्या साबरमती में किया गया, या फिर वर्धा में, या फिर नागौर जिले में, या फिर सीकर जिले में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान के नागौर जिले में 12 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या अशोक मेहता थे, बलवंत राय मेहता थे, या फिर चिमन भाई मेहता थे, या फिर जीवराज मेहता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता जो थे वो बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, है ना। तो उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता जी। ठीक है, अगला नंबर का सवाल है कि पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन कब हुआ? क्या 1951 में हुआ, 1952 में हुआ, 1953 में हुआ, या फिर 1955 में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। आपको बताना है कि 1951 में जो भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ वो किस मामले में किया गया था। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, आप अपनी डेडिकेटेड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में नोट डाउन जरूर करिएगा। देन उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? क्या महाराष्ट्र बना, मध्य प्रदेश बना, क्या आंध्र प्रदेश बना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। उसके बाद आपसे एक चीज़ और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी संवैधानिक भाषाएं हैं, या फिर जो भारत में जितने भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से कितनों को संविधान द्वारा संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? आपको बताना है कि फोर्थ स्टेट या फिर चतुर्थ स्तंभ क्या है। यहाँ पे चलिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूँगा यार, क्योंकि बहुत दो ही क्वेश्चन है तो बहुत बड़ा आपको दिखता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा और जूम आउट करूँगा, है ना। आई होप आप सभी को इतने में दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो क्या फोर्थ ई स्टेट क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी है, या फिर सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन है, या फिर कृषि के क्षेत्र
कि बड़ी सहकारिता संस्था या फिर प्रेस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रेस है। ठीक है, अगला नंबर का सवाल और आज का आखिरी नंबर का और काफ़ी जानदार और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है जो कि आप लोग को आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर यहाँ पे क्या है कि भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष है ना, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 67वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 59वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 63वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मताधिकार है, जो मत देने का अधिकार है, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दी गई। ठीक है, तो आई होप यार आप सभी को आज के क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे, और मैंने वो कोशिश करा आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, एक अच्छा क्वेश्चन लेंथ प्रोवाइड करने का। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको जॉब से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड और ऐसे एनालिसिस वगैरह ज़रूर मिल सके। तो फिर चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।